जान, मोहब्बत की अज़ीम दास्तान। शादी के हंगामों की खुशी तो होती है मगर थकन भी हो जाती है, ख़ासकर अगर कोई दिल जलाने वाला भी मौजूद हो तो ये थकन मज़ीद बढ़ जाती है। अभी आँख लगी ही थी कि मुसर्रत ने झंझोड़ कर उठाया, अब क्या क़यामत आ गई? मैंने गुस्से से आँखें खोलते हुए पूछा। तो याज़ भाई चाय माँग रहे हैं। मुसर्रत ने कहा, तो पागल ईश्वर से जाकर कहो मुझे जगाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तेज़ लहजे में कहा, याज़ भाई कहते हैं अपने हाथ से चाय बना कर लाओ। मुझे ये सुनकर हैरत हुई। जी, इन्होंने कहा है आज वो आपके हाथ की चाय पिएँगे। मुसर्रत ने शरारत से मुस्कुराते हुए मुझे देखा तो मैं गुस्से में आ गई। अच्छा, चाय मेरे हाथ की पिएगा और बातें नीली से करेगा, मोहब्बत नीली से करेगा, शादी नीली से करेगा। वो स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, मैं अचानक ही तलक हो गई। क्या कह रही हो? मुसर्रत ने हैरान होकर मुझे देखा तो वो कुछ भी ही नहीं जानती थी। चल भाग यहाँ से, मैं ज़ोर से चिल्लाई। कह दो उसको चाय भी नीली के हाथ की पिए कि मुझे सिर्फ़ खाना आता है, पकाना कुछ भी नहीं। फूफड़ फूहड़ हूँ मैं, कहकर मैं फुट-फुट कर रोने लगी। इतने दोनों से ज़ब्त कर रही थी। "अरे रो क्यों रही हो मेरी प्यारी भाभी?" मुसर्रत ने हैरानगी से मुझे देखते हुए पूछा। "नहीं हूँ मैं तुम्हारी भाभी और खबरदार जो आइंदा तुमने मुझे भाभी कहा और अब तुम भी मेरे कमरे से बाहर निकलो।" याश की सारी बेरुखी का गुस्सा मुसर्रत पर उतारा। "अरे क्या कह रही हो? मुझे तो यहाँ ही सोना है। आखिर ये नाराज़गी है किस बात की? कुछ मुझे भी तो पता चले। कोई ज़रूरत नहीं पता चलाने की। अब तो यहाँ मेरे साथ नहीं सोएगी।" मैंने इसको निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अगरचे बदतमीज़ी थी मगर जब इसका भाई इसे रिश्ता ख़त्म करना चाहता था तो मैं भी फिर ऐसी हूँ। बाकी सारे लोगों से खुद रिश्ते तोड़ डालती हूँ। इसको निकाल कर मैं खुद सोने के लिए लेट गई। अब नींद बहुत दूर थी। जाने कितनी देर जागती रही और बिल आकर सो गई। सुबह मैं मुँह अंधेरे उठी और चादर लेकर बाहर निकल आई। आज मैं उनमें से किसी को भी साथ ना लाई थी। इस ज़माने में गाँव में घर के अंदर टॉयलेट वगैरह का इंतज़ाम ना होता था, सबको बाहर जाना पड़ता था। वापस आकर मैं जल्दी से मुँह हाथ धोया और फिर किश्वर के पास चली गई। वो नूरी मिलकर अभी से नाश्ता तैयारी में मसरूफ़ हो चुकी थी। मैंने अपने लिए से चाय बनाने का कहा और खुद एक तरफ खड़ी हो गई। नूरी ने चाय बनाकर कप मेरी तरफ बढ़ा दिया तो मैं चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। बाकी लोग अभी सो रहे थे। अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठी तो मुँह से चीख निकलते-निकलते रह गई सहन में खुलने वाली खिड़की के करीब अय्याज़ खड़ा था। मुझे देखा तो करीब आया और चाय का प्याला मेरे हाथ से पकड़ा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहना चाहती थी अगर चाय पीने का शौक शायद था नीली के पास जाऊँ, लेकिन अभी मैंने उसको बुरा-भला के लिए मुँह खोला ही था कि वो सख्त लहजे में बोला, "सुबह-सुबह अपना मुँह बंद ही रखो तो अच्छा है। रात जो कुछ मुसर्रत से कह चुकी हो वही बहुत है। मज़ीद फ़िज़ूल बातें सुनने का मुझे शौक नहीं।" और मैं इस लहजे से डर कर चुप हो गई। वो बड़े इत्मीनान से खड़ा चाय पीता रहा और साथ ही साथ मेरा जायज़ा भी लेता रहा, मगर मैं खुद को सँभाल कर आँखों में आने वाले आँसुओं को पी लिया कि अगर इसे मेरी परवाह ना थी तो मैं क्यों परवाह करती। चाय ख़त्म करके वो मेरे करीब आया, एक हाथ से मेरी थोड़ी ऊपर उठाकर चेहरा देखा, फिर खाली प्याला मेरी गोद में रखते हुए मुस्कुराकर बोला, "शुक्रिया मोहतरमा आयशा साहिबा" और कमरे से बाहर निकल गया। मेरा जी चाहा प्याला उठाकर इसके सर पर दे मारूँ। बेहिस इंसान पता नहीं अब अपने आप को क्या समझता है, मगर मैं गुमसुम बैठी रह गई। थोड़ी ही देर में सारा घर जाग उठा, हर तरफ शोर होने लगा, बच्चों के रोने और बड़ों के बोलने की आवाज़ें आने लगी तो मैं मुँह सर लपेटकर बिस्तर से घुस गई। अब वो सब कहीं मेरे कमरे में ना आ जाएँ और वही हुआ। ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा था कि वो सब मेरे कमरे में दाखिल हो गई। ये तो अभी तक सो रही है। मैंने रिज़वाना की आवाज़ सुनी, लहाफ़ खींच लो, ये मुसर्रत की आवाज़ थी। नाराज़ ना हो जाए, फरज़ाना ने कहा। परवाह मत करो, नीली ने कहा और आगे बढ़कर खुद ही लहाफ़ खींच लिया। ये क्या बदतमीज़ी है? मैं गुस्से से दहाड़ी। अब सोने के ज़माने गुज़र गए आयशा जी, नीली ने शौक़ी से मुझे देखते हुए कहा। मैं दाँत पीसते हुए इसको घूरने लगी। इसने ठीक कहा था कि अब सोने के ज़माने गुज़र गए। जब से यास को झुकाओ इसकी तरफ देखा तो मुझे नींद कम आने लगी थी। मुबारक हो। अचानक वो सबको और स के अंदाज़ में बोली, "सुबह ही सुबह मेरा दिमाग ख़राब मत करो, दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे में।" मैंने चीखा, "अरे होश में तो हो, हम मेहमान हैं तुम्हारे।" नीली ने आँखें निकाल कर मुझे देखा, "हम मेहमान तुम्हारे जैसे ही होते हैं। नाराज़ हो मुझसे?" नीली ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा, "मुझे क्या ज़रूरत है लोगों से नाराज़ होने की?" मैंने जल कर कहा, बस यार कुछ छोड़।" नीली ने बस दस्तूर इसी लहजे में पूछा तो मैं चुप रही। उसने फिर कहा, "मुझसे क्यों नाराज़ होती हो? नाराज़ अपने या से होना जो मेरी तरफ मुतवज्जा हो रहा है।" मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा, बस वही दिन-रात मेरी तारीफ़ करता है। अब अगर मैं स्मार्ट और पढ़ी-लिखी लड़की हूँ तो इसमें भला मेरा क्या कसूर? मैं इसको डाँट कर कमरे से निकल जाने का कहने वाली थी कि अचानक अम्मा मेरी पाँचों ममानियों के साथ अंदर दाखिल हुई। सबसे पहले अम्मा ने मेरा मुँह चूमकर मुझे प्यार किया, फिर उसकी आँखें आँसुओं से भर गई। मैं हैरत से अम्मा को देखने लगी, वो रोती रही मगर मज़ीद कुछ पूछने का मौका ही ना मिला। ममानियों ने बारी-बारी मुझे प्यार किया, इनमें अयाज़ की अम्मी नुमायाँ थी। फिर अयाज़ की अम्मी ने लड्डू तोड़कर मेरे मुँह में डाला और एक बार फिर मुँह चूम लिया तो अम्मा ने कहा, "खुदा मुबारक करे ये खुशी तुम्हें भी और हमें भी।" मैं हैरान होकर ये माजरा देख रही थी, ये सब हो क्या रहा है? जबकि मेरी नटखट सी तमाम कज़न्स मुस्कुरा रही थी। जैसे ही फिर अम्मा ने अपनी भाभियों के साथ बाहर गई, मैंने मुसर्रत से पूछा, "ये सब क्या है? आपको मालूम नहीं?" वो मुस्कुरा रही थी। "मुसर्रत जल्दी से बताओ वरना।" मैंने बेताबी से पूछा। "जनाब रात आपके दिन मुकर्रर हो गए, शादी की तारीख तय हो गई है।" नीली ने मेरे करीब बैठते हुए मेरा हाथ पकड़ कर बताया। क्या मैं खुशी से चिल्लाई, "जी ये सच है, कल अय्याज़ भाई ने अम्मी से बात की थी, वो भी जल्दी शादी करना चाहते हैं और ये उनकी शादी की तारीख आज रात ही तय की जाए।" फिर परवेज़ भाई और आपके चचा के सारे घरवाले भी चले चले आए और तय ये पाया गया आज से ठीक 15 दिन बाद आप हमारे घर होंगी।
मुसर्रत के चेहरे पर वही खुशी थी जो परवेज़ भाई की शादी का सुनकर मेरे चेहरे पर फैली थी। अय्याज़ भी अकेला ही था, खुशी तो मेरे भी अंदर फैल फैल गई थी, मगर मुझे याद आया वो नीली को पसंद करने लगा था। अब जब यही बात मैंने नीली से कही तो मुसर्रत ने कहा, वो तो अय्याज़ भाई आपको, अगर नीली ने उसे बोलने से ही ना दिया, उसके मुँह पर हाथ रखते हुए बोली, ये बात तुम खुद अपने होने वाले शौहर से पूछ लेना। हाय कितना प्यारा लगा था उसका शौहर कहना। मैं शर्मा गई और सब नाश्ते के लिए बाहर चली गई तो मैं अय्याज़ के बारे में सोचने लगी। अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने सर उठाया तो अय्याज़ दरवाज़े की कुंडी लगा रहा था। मेरा दिल धक-धक करने लगा। कुंडी लगाकर वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, मुझे घूरता रहा, फिर करीब आकर बैठ गया। मैं उसके घूरने पर घबरा गई और सोचा शायद वो मुझसे इनकार करने आया है। मगर नहीं, मुसर्रत ने बताया था कि अय्याज़ ने खुद अम्मी से बात की थी। क्या सोच रही हो? अय्याज़ ने मेरी तरफ झुकते हुए पूछा। वो आप तो नीली से, मैंने कहना चाहा मगर बात पूरी ना कर सकी। हाँ, मैं नीली से, आगे कहो, अय्याज़ ने दिलचस्पी से मुझे देखते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं घबरा गई थी। मेरी घबराहट देखकर वो हँसने लगा। हँसते-हँसते बोला, बेवकूफ़, तुम्हें पसंद करने की गलती तो बगैर देखे ही मुझसे रद्द हो गई थी। फिर नीली से क्यों? मैंने बात अधूरी छोड़ दी और रोने लगी। इसलिए नीली से ज़्यादा बातें करने लगा था कि तुम खाना भूलकर रोने लगी हो और इस तरह वज़न भी कम होता और इसलिए आप ऐसा करते थे। मैंने इसकी बात काट कर कहा, मोहब्बत तो मैं सिर्फ़ तुमसे करता हूँ, मगर डियर ये जो तुम्हारी लापरवाही है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आखिर तुम्हें एक फ़ौजी की बीवी बनना है, तुम में भी थोड़ा-सा डिसिप्लिन होना चाहिए, वरना हमारा गुज़ारा कैसे होगा? ये सोचकर मैं अक्सर परेशान होता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं शर्माने लगी। अच्छा ये बताओ वज़न कितना है? वो पूछ रहा था। उठो अब कर लेते हैं। याज़ ने एक झटके से मुझे उठाया और मजबूरन मुझे कोने में रखी मशीन पर खड़ा होना पड़ा। याज़ ने झुककर नंबर देखा तो उफ़ कहते हुए वही मशीन के पास सर थाम कर बैठ गया। कि क्या हुआ? मैं हकलाई, कमाल हो गया। अब 70 के बजाय, अरे तुम क्या कम हो गया? मैंने खुशी से चिल्ला कर पूछा कि 3 दिन शादी में मसरूफ़ रहने की वजह से वेट ना कर सकी थी। कम, वो दाँत पीसते हुए खड़ा हो गया। अरे अब तो 70 के बजाय 72 हो चुका है, ये तुम्हें होता क्या जा रहा है? मैं हमारे डर के चुप रही। अय्याज़ ने मेरा सहा हुआ रहमा देखा तो नरम लहजे में बोला, खुद ही सोचो आइज़ा, इतनी कम उम्री और वेट बेहतर कर लो। बाप रे! अगर इसी रफ्तार से वेट बढ़ता रहा तो फिर क्या करूँगा? वो खासा परेशान नज़र आने लगा। देखो आयशा, बेहतर पर कंट्रोल कर लो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। और मैंने शर्माते हुए वादा कर लिया तो याद ने दोनों हाथों में मेरा चेहरा थाम लिया और देखने लगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घबरा कर याद की तरफ देखा, मगर वो बड़े पुरसुकून से मुझे देख रहा था। बाहर मैंने कहना चाहा, मगर याद ने ये कहते हुए मुझे चुप करवा दिया। इस आखिरी मुलाकात में तो तुम्हें जी भर कर देख लूँ तो फिर दस्तक पीरे हुई और साथ नीली की आवाज़ आई, जनाब मुलाकात का वक़्त कब का ख़त्म हो चुका है और मैं पहरा देते थक चुकी हूँ। अब बस करें, ये बातें सिर्फ़ 15 दिन की ही तो हैं, बात है, फिर जी भर कर कीजिएगा बातें। इसके बाद या सुनकर मुस्कुराकर मुझे देखने लगा, फिर दरवाज़ा खोला। नीली तीर की तरह अंदर आई और मुझे घूरने लगी। मैं उसको देखते ही खिलखिलाकर हँस पड़ी। इस पुरसुकून हँसी दोनों मेरे बाद मेरे लब पर आई थी। शर्म तो नहीं आती सामने खड़ी होकर हँस रही हो? नीली ने डाँट कर कहा। मैंने अपना मुँह बंद कर लिया। नीली मेरे करीब आई और कहा, मेरे भाई का प्यार ना देख सकी और जलने लगी। मैं तो नहीं जलती जब तुम परवेज़ भाई से बातें करती हो। बेवकूफ़, फैयाज़ ने मुस्कुराकर कहा, अब बाहर आएँ जनाब, नीली ने कहा और मैं बाहर चली गई। याज़ मेरे करीब आया, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, ओके चलता हूँ, अब मुलाकात ठीक 15 दिन बाद दुल्हन के रूप में से होगी। लेकिन प्लीज़ वज़न का ख़्याल रखना, बाकी पढ़ाई का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा। शादी के बाद पता चलेगा जब सारा दिन अपने इन मेहंदी वाले हाथों में किताबें पकड़े रहा करोगी, फिर मज़ा आएगा अपनी इन लापरवाहियों का तुम्हें। अय्याज़ भाई, अब बस करें, नीली ने फिर दरवाज़े से झाँकते हुए कहा, बाहर सब तैयार हैं जाने के लिए और आप हैं कि अरे तो क्या तुम लोग जा रहे हो? मैंने चौंक कर पूछा। जी, हमें अपने भाई की शादी की तैयारी भी करनी है, लीली ने कहा, लेकिन तुम लोगों ने बगा तो देखे ही नहीं। अब मुझे अपनी ज़्यादतियाँ याद करके अफ़सोस हुआ। अब इस सब को छोड़कर बाहर आओ, सबके सब मामू तुम्हें बुला रहे हैं। फिर अय्याज़ तो कमरे में ही रहा, जो कि मैं नीली के साथ बाहर चली गई। सब ने मुझे प्यार किया, परवेज़ भाई भी इनके जाने की वजह से चचा के घर से आए हुए थे और एक तरफ खड़े कदीर से बातें कर रहे थे। मैं भी उनके पास आई और कहा, कदीर भाई आप भी जा रहे हैं? हाँ भाई, लेकिन बहुत जल्द फिर आएँगे, इसने मुस्कुराकर कहा। मैं वहाँ से हट गई, फिर अय्याज़ भी बाहर आ गया। वो सब अपनी गाड़ी में बैठने लगे। 2 मामू कर्नल थे जो अपनी जीपों में आए थे। अय्याज़ अपनी कार में, जबकि कमिश्नर मामू के पास अपनी गाड़ी थी। एक मामू शादी पर ना आए थे, वो फ़ौज की तरफ से ट्रेनिंग पर मुल्क से बाहर अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे। वो सब हँसी-खुशी मुस्कुराते हुए चले गए। गाड़ी चलाने से पहले अय्याज़ ने आखिरी नज़र मुझ पर डालते हुए हाथ हिलाया तो मैं घबरा कर अंदर चली आई कि वहाँ सब ही तो खड़े थे। अब्बा, अम्मा, परवेज़ भाई और चचा वगैरह, अलबत्ता फ़िरोज़ भाई मुझे नज़र ना आए थे। फिर वो सब चले गए। मैं मुस्कुराती हुई अंदर चली आई। मेरे चेहरे पर अब हर वक़्त कोसों-कदा छाई रहती थी, पाँव रखती कहीं और पड़ता कहीं। अम्मा और भाभी दिन-रात जहेज़ की तैयारियों में कभी लाहौर जा रही थी, कभी कसूर में। अम्मा की एक ही बेटी थी और दुनिया भर की चीज़ें जहेज़ में मुझे देना चाहती थी कि बेटा तो ब्याह चुकी थी। वैसे बिस्तरों की अम्मा को फ़िक्र ना थी, उन्होंने 25 खेस, दरियाँ और लहाफ़ मेरे लिए बहुत पहले ही पूरे करके रख दिए थे। बाकी क्रॉकरी और कपड़ा, ज़ेवर अब खरीदे जा रहे थे।
अज़रा दिन-रात मुझे छेड़ती और कहती चल कुछ अपनी पसंद से भी खरीद ले, मगर मैंने सब कुछ इनकी पसंद पर छोड़ दिया था। दरअसल आजकल मैं वज़न कम करने के चक्कर में थी, मगर वो किसी तरह भी कम ना हो रहा था। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ था कि अब बढ़ भी ना रहा था। वजह एक तो ये थी कि अम्मा को अब मैं भूल गई थी, वो मेरी शादी की तैयारी में मसरूफ़ थी। दूसरा, मैं घर का छोटा-मोटा काम भी करने लगी थी, ख़ासकर अपने कमरे में खुद धोने लगी थी। और सच्ची बात तो ये थी कि कपड़े में वेट कम करने के लिए नहीं धोती थी, बल्कि हाथ साफ़ करने के लिए धोती थी। दरअसल परवेज़ भाई की शादी पर जो मेहंदी लगाई थी, मैं अपनी रस्म मेहंदी पर पहले इसको साफ़ करना चाहती थी, ताकि मेरी मेहंदी भी अच्छी तरह नज़र साफ़ लगे। ईश्वर और नूरी मुझे कपड़े धोते देखकर खूब हँसी, मगर मुझे परवाह नहीं थी, बल्कि इनकी छेड़छाड़ से मैं खुश होती थी। फिर वो मुबारक दिन भी आ गया जिसकी रात को मेरी मेहंदी थी। मैं अपने कमरे से काम के लिए निकली तो फ़िरोज़ भाई पर नज़र पड़ गई। वो हाथ में रजिस्टर लिए अब्बा के पास खड़े जल्दी-जल्दी कुछ लिख रहे थे। अब्बा परवेज़ भाईजान की आवाज़ पर बाहर गए तो फ़िरोज़ भाई ने नूरी को आवाज़ दी, और ऐसे में अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैंने जल्दी से सलाम किया तो वो बहुत दिनों बाद नज़र आए थे, बल्कि परवेज़ भाई की शादी के बाद आज मैंने उनको पहली बार देखा था। कैसी हो आयशा? इन्होंने पूछा। बहुत अच्छी हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। इन्होंने चौंक कर मुझे देखा, फिर कहा बहुत खुश नज़र आ रही हो, और मैं जवाब देने के बजाय अंदर भाग आई कि मेरी शादी हो रही थी। खुश तो मुझे होना ही था। दोपहर तक मामू लोग भी आ गए मेहंदी की रस्म में शामिल होने के लिए। अब सबके साथ कदीर भी था, मगर मैं उससे ना मिल सकी कि मेहंदी की रात वो आए थे। अगले रोज़ सुबह रवाना हो गए थे। मेरी सहेलियाँ सरैया ने मेरे हाथ और पाँव में बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की मेहंदी लगाई थी। नूरी ने देखा तो हंस कर पूछा, आज कपड़े नहीं धोएंगी आप? और मैं हंसने लगी, ये सोचकर अब तो ये मेहंदी अयाज को दिखाना है। कपड़े तो दूर की बात, मेरा तो अब मुंह धोने का प्रोग्राम भी नहीं था कि कहीं मेहंदी ना उतर जाए। अयाज की मेहंदी भी अभी 2 दिन बाकी थे। यहाँ सब जाने की तैयारियां कर रहे थे। अचानक दोपहर से कुछ पहले अब्बा और फयाज भाई बड़े घबराए हुए घर में दाखिल हो गए। अम्मा को देखते ही अब्बा ने कहा, उठो जल्दी से और चलने की तैयारी करो। कहाँ? अम्मा ने हैरान होकर पूछा तो अब्बा जवाब देने के बजाय मेरी तरफ आए, जबकि फयाज भाई कह रहे थे, ताई अम्मा, खालिद मामू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। इन लोगों ने आदमी भेजा है, इसलिए आप जल्दी करें। अरे मेरा भाई क्या हुआ उसे? अम्मा जल्दी से उठी और आवाज़ देकर कहा, अरे अज़रा, जल्दी से मेरी चादर लाओ, और सुनो, घर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके सोना, बल्कि इधर से फिरोज़ को बुला लेना। परवेज़ तो हमारे साथ जाएगा। वो अब्बा से पूछने लगी, ये सब भी हमारे साथ जाएँगे? अब्बा ने, जो मेरे करीब खड़े थे, आहिस्ता से कहा, अरे क्या दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? आयशा को मेहंदी लग चुकी है, यूँ घर से कदम निकालना बदशुगनी होगी, ये नहीं जाएगी। अम्मा ने गुस्से से जवाब दिया, देखो भाई, तुम्हारे ही भाई ने कहा है कि आयशा को ज़रूर साथ लाएँ। अब्बा ने कहा। इतने में ज़रा घबराती हुई बाहर आई। एक चादर अम्मा को दी और दूसरी मुझे। फिर किश्वर से कहा, घर का ख्याल रखना, हम लोग न जाने कब आएँ। जी अच्छा, किश्वर ने रोते हुए कहा। मैंने हैरान होकर किश्वर को देखा। पूछना चाहती थी कि वो रो क्यों रही है, मगर ज़रा मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकल आई। बाहर 2 गाड़ियाँ मौजूद थी। एक में चचा, चाची और फराज बैठे थे, शायद वो भी हमारे साथ जा रहे थे, और दूसरी तरफ सिर्फ फ़िरोज़ और परवेज़ भाई बैठे थे। अम्मा अब्बा फराज वाली गाड़ी में बैठ गए। मैं और अज़रा फ़िरोज़ वाली ही गाड़ी में बैठते थे। जब मैं गाड़ी में बैठ रही थी तो ड्राइविंग सीट पर बैठे फ़िरोज़ भाई ने पलट कर मुझे देखा, और उनका चेहरा देखकर मुझे एहसास हुआ जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो मुझे देखने आए तो मैं ये सोचकर शर्मा गई कि वो क्या सोच रहे होंगे कि शादी से पहले ही वहाँ जा रही हूँ। आगे-पीछे दोनों गाड़ियाँ चल पड़ी, और मैं खिड़की से बाहर देखते हुए अय्याज़ के बारे में सोचने लगी। उसे सोचकर मुझे हँसी आ गई कि मैं हमारे यहाँ तो शादी से पहले दुल्हन की सास कंधे नहीं देखती, जबकि मुझे तो अय्याज़ भी देखेगा और वज़न का पूछेगा। फिर मैं जब बताऊँगी कि ना बढ़ा है ना कम हुआ है, तो तब वो बहुत खुश होगा। मैं ये भूल गई थी, तो हम वहाँ मामू के लिए जा रहे हैं। मुझे तो सिर्फ़ अय्याज़ की ख्याल आ रहा था, और वहाँ इन सब के साथ मुझे देखेगा तो कितना खुश होगा। अचानक गाड़ी रुकी तो मैं चौंक पड़ी। लाइलपुर आ गया। अज़रा ने आहिस्ता से कहा, और मुझे हैरत हुई कि अय्याज़ के ख़्याल में गुम मुझे सफ़र करने का एहसास ही ना हुआ था। मैं तो गाड़ी में अपने साथ बैठे अज़रा, फ़िरोज़ और परवेज़ भाई को भी भूल चुकी थी। गाड़ी रुकते ही फ़िरोज़ भाई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए, जबकि परवेज़ भाई अपनी सीट पर ही बैठे रह गए। कुछ देर बाद ही फ़िरोज़ भाई वापस आए तो उनके हाथ में नान कबाब और रोस्ट था। उन्होंने लिफ़ाफ़ा मुझे पकड़ाया, और जब मैं अपनी मेहंदी वाले हाथों से लिफ़ाफ़ा पकड़ रही थी, तब फ़िरोज़ भाई ने बहुत गौर से मेरे हाथों को देखा, और मैंने लिफ़ाफ़ा अदरक को पकड़ाकर हाथ चादर में छुपा लिया और मुस्कुरा दी। मगर फ़िरोज़ भाई यूँ ही परेशानी से बोले, ये लो पानी की बोतल भी, और गरम गरम खा लो, ठंडा होकर कबाब अच्छा नहीं लगता। मेरा जी तो नहीं चाह रहा था, मगर मैंने एक नान और 6 कबाब खाए। एक पीस रोस्ट का भी खाया। अज़रा ने कुछ भी ना खाया था। मैं खाने से फारिग हुई तो इसने बाकी लपेट कर पीछे रख दिया। तुम नहीं खाओगी? मैंने पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं। तुमने सुबह नाश्ता कुछ खाया नहीं था? वो असल में वज़न कम कर रही हूँ ना, मैंने कहा। फिर अय्याज़ का सोचने लगी और दिल धड़कने लगा। अब थोड़ा ही फासला रह गया था। गाड़ी गाँव के पास पहुँची तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी। मैंने हैरान होकर पुलिस और दूसरे लोगों को देखा, फिर कहा, परवेज़ भाई, ये पुलिस क्यों जमा है यहाँ? मुझे क्या पता? आयशा परवेज़ भाई की आवाज़ बढ़ाई थी। मैंने हैरत से इनको देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। अय्याज़ के डेरे पर तो और भी ज़्यादा पुलिस थी, और उनमें कमिश्नर मामू भी थे। वो इस वक़्त फुल वर्दी में थे और बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे। फ़िरोज़ भाई, ज़रा गाड़ी रोक कर मालूम तो करें यहाँ हुआ क्या है? मामू भी खड़े हैं। फ़िरोज़ ने कोई जवाब ना दिया। रश की वजह से वो गाड़ी बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चला रहे थे। मैंने खिड़की से सर निकाल कर बाहर खड़े लोगों से पूछा, क्या हुआ है यहाँ? जवाब आने से पहले ही अदरा ने मुझे खींच कर अपने साथ लगा लिया।
क्या बात है! मैंने हैरान होकर उसको देखा, तब तक गाड़ी घर के करीब पहुँच चुकी थी और घर से आने वाली आवाज़ों ने मुझे डरा दिया। सब लोग ही लगता था जैसे रो रहे हों। क्या मामू जान फ़ौत हो गए हैं? मैंने दुःख से सोचा और आँसू वो मेरी आँखों से टप-टप गिरने लगे और मैंने रोते हुए कहा, "परवेज़ भाई, ये लगता है मामू फ़ौत हो गए हैं।" परवेज़ भाई ने कोई जवाब ना दिया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो मैं भी अज़रा के साथ बाहर आ गया। फ़िरोज़ भाई ने गाड़ी को यूँ ही छोड़ा और मेरा हाथ पकड़ कर बोले, "आओ अंदर चलें।" मैंने हैरान होकर इनको देखा, उनकी आँखें भी गीली हो रही थी। फिर हम सब अंदर चले आए और अंदर अंदर तो कोहराम मचा हुआ था। हमारे बड़े सेहन में चारपाई पर मैयत पड़ी थी जिसका मुँह सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। मामी, मुसर्रत और नुसरत पागलों की तरह रो रही थी। इनके साथ बाकी सब भी रो रहे थे और उनमें मेरी अम्मा भी थी। वो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच चुकी थी। मैं हैरान रह गई, हज़रा की सारी भाभियाँ भी मौजूद थी जबकि वो हमारे साथ तो नहीं आई थी। मुझे देखते ही मामी और मुसर्रत उठी, फिर चीख-चीख कर रोते हुए बयान करने लगी, "देखो तुम्हारी दुल्हन आई है, अब तो उठ जाओ, हमारे लिए नहीं तो अब इसके लिए ही उठ जाओ।" मैंने हैरान होकर उन्हें देखा, ये वो क्या कह रही हैं? मगर अगले ही लम्हे जब इन्होंने रोते हुए मैयत के मुँह से कफ़न उठाया तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और सर पर खरा आसमान हिलने लगा। मेरा पूरा वजूद ज़लज़ले की ज़द में आ गया। मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर देखा, क्या ये सच है? और सच ही था। कफन के हटते ही अयाज का बेजान चेहरा मेरे सामने था। इसकी आंखें बंद थीं, यूं जैसे अभी सोया, और चेहरे पर वही सुकून था जो हर वक्त रहता था। मैंने मुमानी और मुसरत को देखा, क्या ये हकीकत है? फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और झुककर अयाज के चेहरे पर हाथ फेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मर गया है। फिर उसके चेहरे पर अपनी मेहंदी बड़े हाथ फेरते ही मुझे इस क़यामत खेज़ हकीकत का यकीन करना पड़ा कि वो मर चुका है। और जैसे ही ये यकीन मेरे दिल दिमाग ने कबूल किया, मैं चीख पड़ी, और एक चीख ही क्या, फिर तो मेरी चीखों ने आसमान को हिला कर रख दिया होगा। मैं रो रही थी, आँसू पुकार रही थी, मैं इसकी हर बात मान लेने का ओहद कर रही थी, मगर वो यूं ही पुरसकून लेटा रहा, अपनी होने वाली दुल्हन से बेखबर। आज उसने मुझसे कुछ ना पूछा था और मैंने चूड़ियाँ तोड़ डाली, बाल नोच लिए। फिर मैं यूं ही इसको पुकारती गई। अम्मा जल्दी से उठकर मेरे करीब आई, मगर तब तक मैं होशो हवास से बेगाना होकर फिरोज़ और परवेज़ भाई की बाहों में झूल चुकी थी।